आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इसी के संदर्भ में मैं आज एक टॉपिक लेकर जा रहा हूं, वह यूरेनियम है। आज यूरेनियम गाथा के बारे में हम बताएंगे कि यूरेनियम क्या है। आपको क्या पता है कि 1 ग्राम यूरेनियम का कीमत लाखों में होते हैं। 1 ग्राम यूरेनियम से कितना विनाश हो सकता है, इस सब को आज हम बारीकी से बताएंगे। तो शुरुआत मैं करता हूं द्वितीय विश्व युद्ध से। जब द्वितीय विश्व युद्ध में पूरे वर्ल्ड में जब युद्ध छिड़ चुका था और जापान द्वारा अमेरिका के जहाज़ को जब डुबाया गया था, उसके उपरांत में जब अमेरिका ने उसके ऊपर परमाणु बम जब गिराया, एटम बम जब गिराया 6 अगस्त 1945 को सुबह के 8:15 में गिराया गया था। उस विमान का नाम था एरोनागे 98, उसके पायलट का नाम था किक। वो धरती से करीब 8 मील की दूरी पर ऊंचाई पर ये बम को विस्फोट करवाए थे और उनके मुंह से तत्काल एक ही शब्द निकला था, ओ माय गॉड, मैंने क्या कर डाला। मतलब इस विनाश की इतनी बड़ी त्रासदी हुई थी, त्रासदी फैल गई थी कि उनको भी इस बात का एहसास शायद विस्फोट करने के पहले नहीं था। उनकी जब जिस समय ये विस्फोट कराया गया, उस पॉइंट से करीब 50 मील की दूरी पर, यानी लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर किसी भी व्यक्ति का एक आँख भी खुला हुआ था, वो सब के सब अंधा हो गया था। कुछ सेकेंड में 3 से 4 क्षण में कह सकते हैं कि 2 से 3 लाख लोग तुरंत जलकर राख हो गए थे, विनाश हो गए थे। पूरी एक घर से लेके एक मंदिर, पहाड़ सब एकदम चकनाचूर हो गई थी। एकदम विनाश की लीला एकदम संपूर्ण रूप से त्रासदी कर चुका था। करीब 50% लोग वहाँ विनाश हो चुके थे, जलकर सब राख हो गया था। मतलब इससे एक पता चलता है कि ये जो बम गिराया गया था लिटिल बॉय, जिसका नाम था लिटिल बॉय, वो 4400 केजी का था। उसमें मैं इसे बताने का मतलब यही है कि उसमें यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। मैं इतना विश्व युद्ध के बारे में इसकी विनाशिकता का बताने का मुख्य कारण मैं यही बता रहा हूँ कि चूँकि जिस बम लिटिल बॉय की मैं चर्चा कर रहा हूँ, उस लिटिल बॉय में यूरेनियम का प्रयोग किया गया था, जो 4400 केजी का वेट था। और उसकी विनाश लीला इतनी हुई कि 80 किलोमीटर के एरिया में सब कुछ विनाश कर चुका था। और इस दौरान पूरे वर्ल्ड में एक त्राहिमाम की तरमाम पता चला हो गया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि यूरेनियम की सबसे पहले जो खोज जो हुई वो 1789 ईस्वी में हुआ। इसको भी एक ब्रिटिश वैज्ञानिक मार्टिन क्लोपराथ ने पिच ब्लेडर यश के निष्कर्षण किया। हालांकि इसकी फाइनली जो स्ट्रक्चर है बैकेवेल ने निकाले और इससे ये पता चला कि यूरेनियम एक ऐसी धातु है जी जो विनाशकारी और बहुत ही जीवन रक्षक के तौर पर है। अब सवाल यहाँ उठता है कि आपको किस रूप से इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आज पृथ्वी पर जो बिजली की उत्पादन हो रही है वो 35% से भी ज़्यादा इस यूरेनियम के माध्यम से हो रहा था। तो इसको हम एक वरदान के तौर पर रखेंगे। लेकिन द्वितीय विश्व में जिसका इस्तेमाल किया गया और पूरे विश्व में आज इसको जो परमाणु बम जो बनाया गया है, उसमें से 99% यूरेनियम का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसीलिए इसे अब शराब के तौर पर भी देखा गया है। तो बता सकते हैं जब पिच ब्लेडर से जब यूरेनियम का निष्कासन किया गया 1789 ईस्वी में, तो इसका नाम यूरेनियम इसलिए रखा गया था कि हमारे सौरमंडल का जो 7वां ग्रह है यूरेनस, इसका खोज भी कुछ समय पहले 1781 ईस्वी में किया गया था। इसी के नाम पर इसे यूरेनियम रखा गया। हालांकि बाद में यूरेनियम के यश जो हुए पिच ब्लेड के यश से मैडम क्यूरी ने रेडियम का भी खोज की, जो आज के संदर्भ में हम लोग इसे चमकता हुआ तारा के रूप में हम जानते हैं। लेकिन बाद में पता चला कि यूरेनियम के रेडियोधर्मिता काफ़ी ज़्यादा है और उस रेडियम में भी इसका बहुत ज़्यादा गुण है। तो शुरुआत में तो घड़ियों में खासकर डायल पर इस्तेमाल किया गया और बहुत से ऑब्जेक्टों में इसका इस्तेमाल किया गया। लेकिन जब ये पता चला कि ये नुकसानदायक है तो आज के इसको प्रतिबंध लगा दिया गया। 1789 से इस पर प्रतिबंध लगा हुआ है कि कोई सामाजिक स्तर पर या पर्सनली कोई यूज करते हैं तो वैसे वाले वस्तु पर इसका इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि ये बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। तो यूरेनियम
कि जब इस्तेमाल जब हुई द्वितीय विश्व में, जब इसका विनाश का जो लीला हुआ, जो संपूर्ण हुआ, उसके बारे में हम जान सकते हैं कि वो धरती पर पाए जाने वाले तत्वों में ये अंतिम प्रकृति रूप से पाए जाने वाले अंतिम शरीर आता है। इसका जो परमाणु से, इसको हम सिंबल तो यू से लिखते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 92 है, जो स्वतंत्र रूप से प्रकृति रूप से नेचुरल में पाए जाने वाले सबसे लास्ट पोजीशन पर आता है। इसका एटॉमिक मास है 238.23 है। मेल्टिंग पॉइंट इसको बताया गया है कि 1132 डिग्री सेल्सियस है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट इसको 3500 डिग्री सेल्सियस है। हालांकि ये शुद्ध रूप में, स्वतंत्र रूप में, वाइट रूप में क्रिस्टल होता है जो स्वतः भी जल सकता है, इतनी इसकी क्रियाशील शक्ति प्रदान करती है। बता दूं कि आज के डेट में 1 ग्राम यूरेनियम का कीमत 6 लाख से ज़्यादा है। और मैं ये भी बता देता हूँ आपको कि एक मुट्ठी यूरेनियम से जो एक जैसी करीब एक छोटा सा राज्य के लिए संपूर्ण बिजली 24 घंटा प्रदान करने में वो सक्षम है। मतलब एक मुट्ठी यूरेनियम से एक बहुत बड़े क्षेत्र में करीब 24 घंटा बिजली प्रदान कर सकता है। यानी इसकी आप शक्ति से समझ सकते हैं कि जब वो परमाणु बम में जब 4400 ग्राम इस्तेमाल किया गया होगा तो उससे क्या हुआ होगा। तो आज के डेट में विश्व के लगभग सभी देशों के पास परमाणु बम तो है ही, खासकर अमेरिका के पास तो बताया गया कि 8000 से ज़्यादा परमाणु बम है, जबकि रूस के पास भी बताया गया कि 6000 से ज़्यादा है। हालांकि ये तो गुप्त सूचनाएं हैं, लेकिन ये सब अनुमान गया है। और भी विभिन्न देशों के बारे में भी है, लेकिन किसी देश के बारे में ये कहना कि उसके देश में इतना परमाणु बम है, एक गुप्त सूचना का अधिकार का उल्लंघन होगी। और इस तरह से इसको मैंने विशेष मैं बताने नहीं जा रहा हूँ कि किसके पास क्या है, लेकिन ये आज के डेट में बहुत ही विनाशकारी कारण बन चुका है। तो मैं बता रहा था कि जब परमाणु बम गिराया गया तो जितनी जो विनाशकारी हुई, इसके जो एनर्जी निकला, उसको उस समय के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जिसे हम जानते हैं आइंस्टीन अपने जीवन के एक बहुत ही विकसित प्रोग्रेस में वो थे, अंतिम स्टेज में गुजर रहे थे। वैसे कंडीशन में इस घटना को देखकर क्षुब्ध होकर उसने बताए थे कि ये द्वितीय विश्व में जो परमाणु बम जो गिराया गया है, उनकी क्षुब्धता को देखते हुए बताए कि तीसरा विश्व युद्ध तो कभी नहीं होगा। ये आइंस्टीन का कथन है कि उसने बताए थे कि तीसरा विश्व युद्ध तो कभी नहीं होगा, लेकिन अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो चौथा विश्व युद्ध लाठी और पैना से लड़ा जाएगा। उनका कहने का तात्पर्य था कि तृतीय विश्व युद्ध अगर हो गई, ऐसा तो होगा नहीं, लेकिन अगर हो गई तो धरती का सबसे 90-80% लोग इस तरह विनाश हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, और जो लंगड़े लूले बचेंगे उनको लाठी का ही सहारा होगी, उन्हीं से लड़ सकते हैं। अर्थात उनके कहने का मतलब ये है कि आज चाहे जो भी हो, किसी भी देश के बीच में विवाद छिड़ा हुआ हो, लेकिन परमाणु बम का इस्तेमाल होने की संभावना ना के बराबर है। ये आइंस्टीन का कथन था, और आइंस्टीन द्वारा कही गई बात लगभग 99% सही ही होता है। जैसा कि हम जानते हैं सफेदता का सिद्धांत दिए, वो भी आज प्रूफ हो रहा है कि सही बात है। तो लेकिन जहाँ तक आइंस्टीन ने इससे जो यूरेनियम का जो ये संपूर्ण एनर्जी की जहाँ बात की, तो उसने बताए थे, उसने दिए थे कि जैसे एनर्जी निकलती है E = mc² का जो सूत्र दिए थे, वो इसी के आधार पर दिए थे कि बताए थे कि इतना ऊर्जा निकला 1 ग्राम यूरेनियम से। यहाँ पर ग्राम m का मतलब मास हो गया, c का मतलब प्रकाश का वेग है, लाइट है जो 3 लाख है, उसका 1 ग्राम यूरेनियम से कितना ऊर्जा निकलती है, उसके बारे में ही आइंस्टीन ने एक फार्मूला पेश किए थे, E = mc²। तो इसलिए बता रहे कि जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब लिटिल बॉय जिसे पहला परमाणु बम गिराया गया, तो उनको ये अनुमान लगा कि जैसे धरती पर एक साथ 1000 से ज़्यादा सूर्य फट चुका हो, इतना मात्रा में ऊर्जा निकला था। मतलब आप यहाँ पर कह सकते हैं कि 1000 सूर्य यदि धरती पर फट गई हो तो कितनी ऊर्जा मात्रा में निकलेगी, उतना ऊर्जा इस परमाणु बम से गिनाया गया था। पर उनका ये भी कहना था कि अगर इतना ऊर्जा अगर कोयला से प्राप्त किया जाता, अगर ये मैं आइंस्टीन के अनुसार कह रहा हूँ, आइंस्टीन ने कहे थे कि जितना ऊर्जा इससे निकला है, अगर इसको कोयला से अगर निकाला जाता तो उनको कहना था कि 30 लाख करोड़ टन को कोयला को एक साथ जलाने पर जितना ऊर्जा प्राप्त होगी,
उतना ऊर्जा उस परमाणु बम से लिटिल बॉय से निकला था। इस तरह से उस हिरोशिमा जो जापान का एक द्वीप है, राइट, उसमें विनाश का एक लीला परचम महात्म में दिखा स्थिति में हो गया था। मतलब वहाँ पर आज भी इसका प्रभाव देखा जाता है। हालांकि 3 दिन बाद ही नागासाकी पर भी एक परमाणु बम गिराया गया था, उसका भी विनाश लीला बहुत ज़्यादा थी। उससे भी करीब 1,40,000 लोग विनाश हो गए थे। लोगों को तो कहना है, खासकर पहले तो जो पायलट था किक, उसने तो अफसोस जताया कि मैंने क्या कर डाला, लेकिन जब उनकी हाल फिलहाल में मृत्यु हुई है 93 वर्ष की अवस्था में, उनसे वो पूछा गया था कि क्या आपको ये परमाणु गिरा से अफसोस हुई, तो बोला नहीं, मुझे तो बिल्कुल अफसोस नहीं हो, क्योंकि वो परमाणु बम के कारण ही द्वितीय विश्व समाप्त हुआ। अगर वो परमाणु बम नहीं गिराते तो ये द्वितीय विश्व समाप्त नहीं होता और ये एक बहुत दिनों तक चलती, जिससे बहुत ज़्यादा और विनाश होता, राइट, पूरे वर्ल्ड को विनाश होता, जबकि तो किसी एक देश को ही विनाश हुआ। तो वो आज अपने आप को सही मानते हैं। तो मैं यहाँ बताना आपको ये चाहता हूँ कि यूरेनियम का जो इस्तेमाल जो आज किया जा रहा है, खास करके विभिन्न तरह के देशों में परमाणु के इस्तेमाल पर, लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जो इसका उत्पादन समाज के भलाई के लिए कर रहे हैं। आज इसको बिजली के उत्पादन में बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि इस पर प्रतिबंध लग चुका है कि कोई भी देश इसका इस्तेमाल अब सार्वजनिक तौर से नहीं कर सकता है, लेकिन वैज्ञानिकों का आज अनुमान है कि विश्व में तो सभी जगह यूरेनियम पाया जाता है। खासकर ये धरती की ऊपरी सतह जो पपड़ी है, उसमें करीब 1024 टन यूरेनियम पाया गया है, मौजूद है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे खास देश हैं जिसमें यूरेनियम की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है। पहले तक तो यानी कुछ समय पहले तक 2015 से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, और तब यूरेनियम का खान के तौर पर कनाडा को इस्तेमाल माना जाता था। लेकिन मैं ताज़ा रिपोर्ट बता रहा हूँ, 2019 की बता रहा हूँ कि 2019 में सबसे विश्व में जितना ज़्यादा यूरेनियम का उत्पादन हुआ, निष्कर्षण हुआ यश का, वो सबसे ज़्यादा कजाकिस्तान में हुआ है, वो 43% हुआ। यानी पूरे वर्ल्ड का जितना यूरेनियम का निष्कर्षण हुआ उसमें 43% मात्र कजाकिस्तान से हुआ। उसके पास कनाडा का आता है जिससे 13% का हुआ, ऑस्ट्रेलिया से 12% का हुआ, और भारत में भी यूरेनियम का भंडार है जो खासकर सिंहभूम जो झारखंड में कुछ पड़ता है एक क्षेत्र में है। हालांकि हमारे आंध्र प्रदेश में भी है, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर है, जिसे हम लोग सुरक्षित के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, रख रहे हैं। और अभी इसका मैं इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं भविष्य को ईंधन के रूप में मैं इसमें इस्तेमाल करने वाला है हमारा देश। इसीलिए पूरे वर्ल्ड जो में आज यूरेनियम की कीमत की बात किया जाए तो इसका कीमत अनमोल के तौर पर किया जाता है, क्योंकि ये बिकाऊ नहीं है। क्योंकि यूरेनियम आज किसी भी देश के खास समझौता होती है, अग्रीमेंट होता है, तो उस आधार पर यह होता है कि आप इसको यूरेनियम हम आपको उसी शर्त पर दे सकते हैं कि आप इसको बिजली उत्पादन या कुछ सामाजिक विकास के लिए करेंगे, ना कि परमाणु बम बनाएंगे। क्योंकि इसके परमाणु यूरेनियम के जो जलने के बाद जो ऊर्जा इसमें प्राप्त होती है, उसके निष्कर्षण के बाद जो बचता है अपशिष्ट थ्योरियम, उससे भी वो बहुत ही खतरनाक बम का निकलता है। तो इसका यूरेनियम जो नेचुरल रूप में है वो 0.1% है, जबकि इसका और 3 यश के समरूप पाए जाते हैं, 235, 236 और 238 है, जो प्राकृतिक रूप में पाया गया है, जिसको हम इस्तेमाल बहुत ज़्यादा रूप से करते हैं। तो मैं इस यूरेनियम में मैं आपकी गाथा में मैं आपको बताया कि यूरेनियम का जो उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, और आज पूरे भारत में के साथ साथ पूरे विश्व में कहाँ कहाँ यूरेनियम का उत्पादन हो रहा है। खासकर ये कजाकिस्तान और कनाडा इसके लिए मुख्य रूप से इसका श्रेय लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया भी इसमें बहुत आगे है, निकला हुआ है, लेकिन ये सब सैद्धांतिक देश है और इसे वो सही देश में के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, मतलब इसका उपयोग सही तरह से कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसे देश के पास चले गए हैं जो इसको गलत इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि यूरेनियम, एक मुट्ठी यूरेनियम किसी भी देश के विनाश का एक कारण बन सकता है। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि यूरेनियम जो है इसकी प्रॉपर्टीज ऑक्सीजन जो है के साथ भी ये रिएक्शन करके यौगिक बनाता है। 190 डिग्री सेल्सियस पर यूरेनियम है जो ऑक्सीजन के साथ, क्लोरीन से 180 डिग्री सेल्सियस, आयोडीन से 260 डिग्री सेल्सियस पर और हाइड्रोजन से 250 डिग्री सेल्सियस पर यौगिक का निर्माण करता है। तो यूरेनियम
आज के संदर्भ में मैं एक ही शब्द में कहना चाहता हूँ कि या इसका विकास के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, बिजली उत्पादन के क्षेत्र में करते हैं तो पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी है। लेकिन अगर ये परमाणु के इस्तेमाल में करते हैं, बम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो इससे ज़्यादा भयंकर और कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आज के डेट में किसी भी देश ने अगर परमाणु बम का इस्तेमाल किया तो ये पूरे धरती का विनाश निश्चित होगा। क्योंकि आज विश्व के सभी देशों के पास परमाणु बम है जो यूरेनियम के कारण ही है, और यूरेनियम की जो पावर और शक्ति से हम जो जागृत हो चुके हैं। तो मैं यही बताना चाहता हूँ विद्यार्थी योगन कि यूरेनियम का इस्तेमाल सही ढंग से किया जाए तो अच्छा है, और आप इसको तो ऑब्जेक्टिव तौर पर ही लेंगे क्योंकि आप इसे विशेष ज्ञान के तौर पर लेंगे। क्योंकि आपको आने वाले कंपटीशन में एग्जाम में यूरेनियम से संबंधित जब भी कोई प्रश्न पूछा जाए तो आपको इसको बेहिचक और बेफिक्र होकर के इसको जवाब दे सकते हैं। विशेष मैं यूरेनियम के बारे में और अगले वीडियो में मैं प्रस्तुत करूंगा। बस आज के लिए है, जय हिंद। आज हमारे सब्सक्राइबर को, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, क्योंकि मैं अब आपको नए वीडियो आपको प्रस्तुत करूंगा, नए क्षेत्र से मालूम करा, साइंस से लेकर हिस्ट्री से लेकर मैथ्स से लेकर हर क्षेत्र का मैं एक बहुत ही संपूर्ण ज्ञान प्रस्तुत करूंगा, शायद जो आप अभी उतना नहीं जानते हैं उसके बताओ। तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमलेश सर मेरा नए चैनल का है और सब्सक्राइब कर जरूर करें और इस तरह से आगे का अपना लाभ उठाएं। ओके।